सेनेटर नसीमा एहसान। सर नसीमा एहसान प्लीज। सर अब बजट पे आप सबने बात की, अब दूसरे साथियों को भी देंगे सर, देंगे प्लीज तशरीफ सर, देंगे जी प्लीज। सेनेटर नसीमा एहसान साहब जी, आपने 25 मिनट बजट पे तकरीर की है। फैसल भाई बैठ जाए, तशरीफ लगे। सर इस तरह नहीं है कि मैं जिस वक्त उठूं जो बात करो फिर आप मोशन ले आए सर। सर जी जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे बोलने का मौका फराहम किया जी। मुझसे पहले मुअज़्ज़िज़ मेंबरान असम्बली ने 2021-22 के बजट पे अपने ख़यालात का इजहार किया, अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक अपने नुक्ते नज़र को उजागर किया। जनाब मैं भी अपने ख़यालात का इजहार करना चाहूँगी। जनाब अगर हम इस बजट को कहें कि अवामी उमंगों का तर्जुमान है तो यकीनन ऐसे नहीं है। जिन हालात में बजट बनाया गया है, एक ऐसी मईशत का बजट जिसके तमाम इंडिकेटर्स पस्ती और ज़वाल की जानिब हों, तो इन हालात में अवामी उमंगों के मुताबिक कैसे बजट बनाया जा सकता है। जनाब मेरी नज़र में पिछले साल और इस साल की बजट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बजुज़ इसके कि वो पीटीआई गवर्नमेंट ने पेश की और जनाब ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने पेश की। जनाब मैं ज़रा सा मुख्तसर सा मवाजना करना चाहूँगी 2021-22 और 22-23 के बजट का। जनाब जीडीपी ग्रोथ 2021-22 में 5.7 और 22-23 में 6%। पर कैपिटा इनकम जनाब 2021-22 में $1,677 और जनाब रवां साल $1,798। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनाब 1,310 अरब रुपए गुज़श्ता साल और रवां साल 1,280 अरब रुपए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुज़श्ता साल 8.6% और रवां साल 11%। अब जनाब आते हैं कर्ज़ों की जानिब, जिसने हमारे मईशत का पहिया जाम कर रखा है। गुज़श्ता साल 26,265 अरब रुपए और रवां साल 28,076 अरब रुपए। ये अंदरूनी कर्ज़े और जनाब बैरूनी कर्ज़े 13,601 अरब रुपए और रवां साल 16,290 अरब रुपए। जनाब ये मुख्तसर सा मवाजना था जो मैंने इस ईवान के सामने पेश किया। अब बताएं हम कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग का बजट पीटीआई के बजट से मुख्तलिफ है। जनाब चेयरमैन, अब मैं मौजूदा बजट के कुछ हक़ाइक़ पर बात करना चाहूँगी। जनाब टोटल बजट 9,502 अरब रुपए का है। इसमें जनाब 7,000 अरब के करीब हमारे टैक्सेस से हासिल होने वाले अदब हैं और 2,000 के करीब नॉन टैक्स हैं। और जनाब एनएफसी के तहत जो सूबों में रकम जाएगी या रकम फराम की जाएगी, उसके बाद फेडरल हुकूमत के पास रहेंगे 4,900 अरब रुपए। और जनाब मैं बाकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं 3 बड़े अखराजात का जिक्र करना चाहूँगी, जिनमें जनाब नंबर 1 कर्ज़ों की अदायगी में 3,950 अरब रुपए देने पड़ेंगे। नंबर 2
दिफाई अखराजात के लिए जो रखे गए हैं वो 1523 अरब रुपए। नंबर 3, पेंशन की मद में जनाब 530 अरब रुपए रखे गए हैं, जिनमें सिविलियन के अलावा भी हैं। अब इन तीनों मद्दात के अखराजात तकरीबन बजट टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा हैं। बाकी तमाम अखराजात हमें कर्ज लेकर अदा करने पड़ेंगे। जनाब चेयरमैन, मेरी नज़र में ये असल हक़ाइक़ हैं और इन बजट के इन एदाद व शुमार को जनाब सामने रखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि ये 22 करोड़ आवाम की फलाह और बहबूद का बजट हो सकता है। अब जनाब इस अबतर सूरत आल को बेहतरी की जानिब लेकर जाने की ज़रूरत है। जनाब मैं कोई माहिर मईशत तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे कुछ तजावीज़ हैं जो मैं आपके सामने इस ईवान के सामने पेश करना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जनाब नंबर 1, कंट्रीब्यूटरी पेंशन के निज़ाम की तरफ हमें जाना चाहिए, जिससे जनाब पेंशन लेने वाले को यकमुश्त वसाइल आता जाएंगे और इससे खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा। और जनाब हमसे पहले कई ममालिक ने इन्हीं खतूत पर अपना पेंशन का निज़ाम इस्तवार किया, जिनमें जनाब कीनिया है, इंडिया है, मलेशिया, सिंगापुर ये शामिल हैं। जनाब नंबर 2, हमें गैर ज़रूरी आराइशी और आसाइशी चीज़ों की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी करनी चाहिए और मकामी इंडस्ट्री को इनके मुतबादिल मौक़े फ़राहम करने चाहिए। नंबर 3, जनाब अपने वसाइल बशमूल बैरूनी कर्ज़े इनको पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि जनाब ऐसे मंसूबों पर जो मईशत पर बोझ बने। मिसाल के तौर पर ऑरेंज ट्रेन को ही ले लेते हैं। एक तरफ से इस मंसूबे को सब्सिडी दी जा रही है और दूसरी जानिब जनाब जो कर्ज़ों की अदायगी का वक्त आन पहुंचा है, बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी का। नंबर 4, जनाब वो अशिया जिनका इंपोर्ट करना बिल्कुल नागुज़ीर है, इनको आलमी मंडी में सस्ते दामों ख़रीदना, ना कि किसी बैरूनी मुल्क की ख्वाहिश पर। मिसाल के तौर पर जनाब हम तेल को ही ले लेते हैं। जनाब ईरानी तेल को अगर हम सही अंदाज में और लीगल कवर देकर अपनी तेल की ज़रूरियात का एक हिस्सा हम पूरा कर सकते हैं, जिससे फॉरेन रिज़र्व पर भी बोझ कम पड़ेगा। जनाब इस वक्त जो बलूचिस्तान में तेल आ रहा है, हम उसकी कीमत डॉलर में नहीं बल्कि पाकिस्तानी करेंसी में अदा कर रहे हैं या फिर जिन्स की सूरत में। और जनाब हमारी करेंसी का बैनुल-अक़वामी मंडी में ये हालत है कि जनाब मैं पिछले कोई 2019 में हम चाइना गए, तो वहाँ पे हम एक मनी चेंजर के पास गए और हमने अपने रुपये दिए कि चेंज कर लें। मनी एक्सचेंजर ने कहा कि हम एक्सचेंज नहीं कर सकते पाकिस्तानी करेंसी को। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा सॉरी, आपकी करेंसी रिस्क पे है। जनाब हमारे दोस्त मुल्क में हमारी करेंसी की ये वैल्यू है और वही मतलब तेल हमें ईरान हमें उसी करेंसी में, हमारी पाकिस्तानी करेंसी में हमें दे रहा है, हम उस जानिब क्यों नहीं जाते? जनाब नंबर 5, FBR
FBR जो लीकेज और बदनवानी है जनाब, उनका सख्त फैसले करके सद्देबाब करना होगा। एक एदाद व शुमार के मुताबिक जितनी भी रेवेन्यू कलेक्शन होती है जनाब, उसमें से 20 से 30% बदनवानी की नज़र हो जाती है। नंबर 6, टैक्स टू GDP रेशो। जनाब, हम अपने रीजन में सबसे पीछे हैं। मसलन इंडिया 20% पर है, श्रीलंका 15% पर है और जनाब हम 11.8% पर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो टैक्स नेटवर्क पहले से मौजूद है उन पर मज़ीद बोझ डाला जाए, बल्कि नए ज़राए तलाश किए जाएं, टैक्स नेट को इस तरह बढ़ाया जाए। और जनाब मैं यही कहूँगी आपके तवस्सुत से कि वज़ीर ख़ज़ाना अपने वाइंड अप स्पीच में हमारे तजावीज़ और गुजारिशात या सवालात हैं जवाब देकर हमें और इस ईवान को मुतमईन करें। और जनाब आखिर में मेरा एक सवाल है जनाब आपसे, इस मुअज़्ज़िज़ ईवान से और पाकिस्तान के तमाम इदारों से, जनाब आप हमें बताएं कि हम उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह के पाकिस्तान के बाकी सूबों के शहरी हैं। हमारे वही हकूक़ हैं जो बलूचिस्तान के शहरियों के वही हकूक़ हैं जो बाकी तमाम सूबों के लोगों के हकूक़ हैं। अगर हैं भी हमें बताया जाए, अगर नहीं हैं भी हमें बताया जाए, क्योंकि अभी पिछले दिनों जनाब आपके इल्म में है बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ जो सिंध पुलिस ने जो सलूक रवा रखा, क्या वो काबिल मुज़म्मत है या नहीं? क्या हम बलूचिस्तान वाले गुनाहगार इसलिए हैं कि हम बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं? खा बलूचिस्तान के कोई भी हों, शहरी बलोच हों या पख्तून हों या कोई भी हों, क्या उनकी भी उसी तरह के शहरी हैं जिस तरह बाकी तमाम सूबों के हैं? अगर हैं तो हमारी बच्चियों के साथ ये सुलूक क्यों? बलोच बच्चियों के चादरें तक सर से उछाली गई हैं, उन्हें घसीट कर जनाब गाड़ी में रखा गया, पुलिस वैन में रखा गया। उनका कसूर यही है कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब अगर उन बच्चियों ने, जिसका हाइन ने उन्हें इजाज़त दी है पुरअमन एहतजाज के लिए, अगर उन्होंने एहतजाज किया, कोई गुनाह नहीं किया है, तो उनके साथ ये सलूक क्यों? हमें जवाब दिया जाए। जनाब इस ये नहीं है कि यहाँ हाउस में आकर मैं कुछ कहूँगी या फिर इस जानिब से कोई कुछ कहेगा, इस जानिब से कोई कुछ कहेगा और आगे से हमें जवाब मिलेंगे कि ये सिंध गवर्नमेंट इसको मतलब आगे लेकर जा रहा है। नहीं, सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी इदारा हो जनाब, सिंध पुलिस हो, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उन बलूचिस्तान की बच्चियों से जिनके बाप, भाई, बेटे जो गायब हो चुके हैं, जो हैं नहीं इस वक्त उनके सामने, उनको ये भी नहीं पता कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं। उनके लिए जब वो प्रोटेस्ट करते हैं जनाब, तो वहाँ पे उनको धकेला जाता है, उनके सरों की चादरें उछाली जाती हैं। जनाब ये कहाँ का इंसाफ है? अगर हम बलूचिस्तान के शहरियों को वही कानून हमारे लिए है, वही कानून बाकी सूबों के लिए, बल्कि यहाँ पे मैंने देखा है आर्टिकल, मेरे ख्याल में मैं यहाँ पे देख लूँ जनाब, आप इजाज़त देंगे तो, मेरे ख्याल में 16 है, हाँ आर्टिकल 16 में मेरे ख्याल में लिखा गया जनाब, मैं ये आपको पढ़ कर सुनाती हूँ। अगर हमारे लिए हैं ये कानून, मैं आपको पढ़ कर सुनाती हूँ। जी प्लीज़। जनाब जी, इज्तिमा की आज़ादी अमन व आमा के मफाद में कानून के ज़रिए आयद करदा पाबंदियों के ताबे हर शहरी को पुरअमन तौर पर असलहा के बग़ैर जमा होने का हक़ है। तो हर शहरी में जनाब हम शामिल हैं या नहीं?
उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू जनाब चेयरमैन। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी और इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान का भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे तवज्जो से सुना। शुक्रिया जनाब।